Hello students, today we will discuss another topic and this is regarding the proof of continuity equation. ठीक है, तो यहाँ पे आप डेरिवेशन करेंगे. You will derive derivation of continuity equation. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं continuity equation होती क्या है. तो continuity equation is regarding charge. It states that divergence of वेक्टर जे है यहाँ पे करंट डेंसिटी. ठीक है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है जे दैट इज आई डिवाइडेड बाई एरिया. इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है. तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए जो अपना डेरिवेशन है वहीं तक सीमित रखेंगे. खुद को देखो. तो डाइवर्जेंस ऑफ जे दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी. आप इसी को रीअरेंज करके यूँ भी लिख सकते हैं. इसका राइट हैंड साइड इधर आ जाए तो ये हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी इन ए रीजन दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्म कंटिन्यूटी इक्वेशन की हैं. अब इसका मतलब क्या है वो हमें समझना है, वो समझना ज़रूरी है इसके डेरिवेशन के लिए. और एक यहाँ पे आपको गोज डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करनी है. तो गोज डाइवर्जेंस थ्योरम तो गोज डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज क्या होगा यहाँ पे. ठीक है, जैसे मेरे पास कोई भी वेक्टर है तो a डॉट डी एस ओवर क्लोज सरफेस. तो आप इसको बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर ओवर क्लोज सरफेस. दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर over the volume d tau. This is the volume element over the volume v enclosed by the closed surface. तो बेसिकली जो गोज डाइवर्जेंस थ्योरम है ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल से कनेक्ट करता है. या आप यूँ कह सकते हैं कि ये किसी भी वेक्टर के सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस को डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर द वॉल्यूम v इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस में कन्वर्ट कर सकता है. तो यहाँ पर आपको देखना है इस थ्योरम का यहाँ पे कैसे यूज होगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप. पहले तो हमें इस थ्योरम को अप्लाई करना है जे के ऊपर. तो ए की बजाय ए वेक्टर के बजाय हमारा वेक्टर यहाँ पे क्या होगा करंट डेंसिटी दैट इज जे. तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे. तो वेक्टर की जगह ले लिया मैंने जे. तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया जे. तो अब मैं गोज डाइवर्जेंस थ्योरम को कैसे बोलूँगा. दिस इज जे डॉट डी एस. तो ये क्या है ये सरफेस इंटीग्रल किसका करंट डेंसिटी का दैट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस वॉल्यूम इंटीग्रल किसका डाइवर्जेंस ऑफ द करंट डेंसिटी का. ठीक है, तो अब यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं. हमारे पास एक क्लोज सरफेस है. ठीक है, ये 3D में है. जैसे आपका फुटबॉल का सरफेस होता है, एक बड़ा सफियर है. ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे. और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे चार्ज अवेलेबल है. तो कोई ना कोई उसकी चार्ज डेंसिटी भी होगी. ठीक है, मान लेता हूँ मैं ये जो r रेडियस का सरफेस है इसके अंदर जो टोटल चार्ज है दैट इज कैपिटल Q. ठीक है, कैपिटल Q चार्ज है और इसका जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज रो. अब अगर यहाँ से चार्ज बाहर की साइड डाइवर्ज आउट होगा, बाहर की साइड चार्ज जाएगा. ठीक है,
तो चार्ज डेंसिटी घटेगी, ये हमें पता है, और इस चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्म में आपको लिखना है। तो जो भी इक्वेशन बनेगी मैथमेटिकल, उसी इक्वेशन को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो देखिए चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है, चार्ज इज गोइंग आउटसाइड, तो चार्ज मूव करके बाहर जा रहा है। ये जो आपका आउटर सरफेस है, ये वाला सरफेस, इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है ये, ठीक है। तो करंट बाहर की तरफ जा रहा है, करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो मैं इस करंट को कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट द करंट विल बी इक्वल टू, करंट क्या होता है? करंट इज गिवन बाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इन ए रीजन, ठीक है। तो जितना भी चार्ज यहाँ पे घटेगा या चार्ज डेंसिटी घटेगी, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गोइंग आउटसाइड और करंट डेंसिटी जे पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज वेक्टर जे डॉट डी एस। देखिए अपना फॉर्मूला क्या था? J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए। मैंने इसको थोड़ा रीअरेंज करके और इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया है। तो J और A को मैंने लिख दिया। देखिए J भी वेक्टर क्वांटिटी है और A भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जब J की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस के अलोंग हो तो हमारा एंगल क्या हो गया होगा? कोस 0 डिग्री। तो अगर इसको मैं डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो J डॉट A ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसको J डॉट डी एस। डी एस इज द सरफेस एलिमेंट और इसका इंटीग्रेशन, समझ पा रहे हो? ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो सरफेस है ना, अब आपने इसका सरफेस इंटीग्रल लिया है और हमारे पास जो सरफेस है वो कैसा है? क्लोज सरफेस है। तो मुझे यहाँ पे रिंग लगानी पड़ेगी। दिस इज द केस। सो आई कैन राइट J in terms of current density and surface like this. This is the thing. Another point is, अगर मैं ये देखिए, अब दूसरा रिलेशन हमारा I का हम पढ़ते हैं, I इज इक्वल टू आप लिखते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। अब देखिए अगर मैं जो बाहर की तरफ करंट जा रहा है उसको, अब यहाँ पर देखिए, ये देखो, ये मान लो मैंने एक सरफेस एलिमेंट ले लिया छोटा सा डी एस। तो अगर यहाँ से करंट बाहर की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल आपका इधर हुआ और करंट डेंसिटी भी आपकी इधर हुई, ठीक है ना। तो करंट बाहर की तरफ गया है, कितना करंट बाहर गया होगा, करंट की स्ट्रेंथ क्या रही होगी, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपकी चार्ज डेंसिटी किस रेट से घट रही है या आपका चार्ज है वो किस रेट से घट रहा है, ठीक है ना, डी क्यू बाई डी टी। तो मैं यहाँ पे क्योंकि चार्ज घट रहा है, तो अगर मैं करंट को रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज की टर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए? आई दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डी क्यू बाई डी टी। देखिए आप समझ पा रहे हैं इसको? अब टोटल चार्ज को मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस विल बी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें तो यानी कि चार्ज विल बी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम को मैं कैसे लिख देता हूँ? आई विल राइट इट, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम है तो इस वॉल्यूम को इंटीग्रल की फॉर्म में लिख देते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रो इनटू वॉल्यूम एलिमेंट, और इसका कर दिया मैंने इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम v, जो कि इस सारे द वॉल्यूम v विच इज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस, इस फुटबॉल के अंदर जितना भी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम की बात हो रही है। तो ये हो गया अपना वॉल्यूम। तो यानी कि Q की जगह मैं इस इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर हम पुट कर दें यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ पे लिख दिया मैंने डी बाई डी टी ऑफ, और Q की वैल्यू रख दी इन टर्म ऑफ इंटीग्रल, दैट इज रो इंटू डी टाउ, ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम v। देखिए अब आप इस इंटीग्रल को, वॉल्यूम इंटीग्रल को और d बाई डी टी इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो d बाई डी टी है ये तो टाइम फैक्टर के ऊपर ऑपरेट होगा, और जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, अब वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो आप स्पेस कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट करते हैं। तो स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम कोऑर्डिनेट, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ
वन अनदर। तो मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, इसको पीछे, या मैं इसको पहले लिखूँ या इसको पीछे लिखूँ, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इन दोनों ऑपरेटर को एक्सचेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आई फाइंड आउट करूँ तो आई विल बी, इसी को रीअरेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस डी रो बाई डी टी। देखिए समझ पा रहे हैं आप, ये ब्रैकेट बंद और यहाँ पे आ गया वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करना है आपको, इन दोनों को कंपेयर करना है। दिस इज इक्वेशन ए एंड दिस इज इक्वेशन बी। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो दोनों करंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। समझ पा रहे हो? तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर है मेरे पास जे डॉट डी एस, दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस एस, इस फुटबॉल का कर्व्ड सरफेस, दैट इज इक्वल टू, इसके इक्वल रख दो, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू डी टाउ। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, इसके अंदर आपको गोज डाइवर्जेंस थ्योरम लगा देनी है। तो गोज डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में करेगी। ठीक है, जे डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस एस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ जे। तो यानी कि इसकी जगह आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द करंट डेंसिटी over the volume V enclosed by closed surface S. This is equal to volume integration of negative of rate of change of charge density with respect to time। ठीक है, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल, तो ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है ना, सारी चीज़ें सेम है। तो ये इक्वेशन तभी करेक्ट हो सकती है जब इस साइड का इंटीग्रांड इस साइड के इंटीग्रांड के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन दिस रीजन। ठीक है, सो कितना चार्ज डाइवर्ज आउट होगा वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितना फास्टली चेंज हो रही है। अगर चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब कोई भी करंट डाइवर्ज आउट नहीं होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज करके आप ये पता लगा सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी चेंज हुई कि नहीं हुई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है या नहीं है, इस लोकल रीजन के अंदर जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है या नहीं है। ठीक है, चार्ज डाइवर्ज आउट हो रहा है, चार्ज कन्वर्ज हो रहा है। बाकी की जो बातें हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, फिलहाल हमें इसका प्रूफ करना था। तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म बताई, फिर इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा, आपको ये बताया कि इसको डिराइव करने के लिए आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए गोज डाइवर्जेंस थ्योरम की। इस गोज डाइवर्जेंस थ्योरम को मैंने वेक्टर जे की फॉर्म में लिखा, वेक्टर जे क्या होता है ये समझाया, रो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पर एक क्लोज सरफेस का एग्जाम्पल लिया, इसमें आपने सम अमाउंट ऑफ चार्ज कंसिडर किया और उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसिडर की, और ये देखा चार्ज अगर बाहर की तरफ जाए तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी घटेगी। इसका उल्टा भी ले सकते थे आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं। कैसे? अगर चार्ज अंदर आएगा तो फिर आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और फिर चार्ज डाइवर्ज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, इसलिए डाइवर्जेंस जो आएगा ना वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। सो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर।
ठीक है, फर्दर डिटेल्स के लिए अगला लेक्चर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इफ़ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव देन शेयर एंड सब्सक्राइब।